हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट। तो क्लास 12th का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे मैटर की सॉलिड स्टेट के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट को। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट होता क्या है, तो हमें पता है कि मैटर की क्या होती हैं, मेनली जो होती हैं 3 फेजेस या 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से हम लिक्विड और गैसेस फेज को क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट को। तो सॉलिड स्टेट मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली बाइंड होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो स्ट्रांगली बाइंड होंगे तो वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें छूने पे हार्ड लगती है या हार्ड फील होती है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड जैसे पत्थर हमारा एक हार्ड है, जैसे स्टोन हो गया, चौक हो गई, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें छूने पे कैसे फील होती है, हार्ड फील होती है, उसको हम कहते हैं क्या, सॉलिड। और हम कहेंगे कि वो मैटर जिस स्टेट में है उस स्टेट को हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट समझने के लिए हमें सॉलिड की डेफिनेशन समझनी होगी, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं पहले सॉलिड्स की डेफिनेशन को, जो डिफाइन करती है सॉलिड स्टेट को। तो स्टेट मीन्स एक फेज, एक अवस्था जिसमें कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड so strongly by intermolecular attraction forces। वी नो दैट कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो जनरली इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंसीडर किया जाता है सॉलिड के लिए। तो ये जो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, और इतने क्लोज बाइंड होते हैं कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये है सॉलिड की डेफिनेशन कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक फिक्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच के जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही इनके जो शेप हैं और इनका साइज है वो डेफिनेट होता है, यानी कि फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की। तो अगर हम इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है। और डेफिनेट शेप का रीजन क्या है, क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो इनके बीच में गैप नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा बिल्कुल भी, और स्पेस नहीं होगा तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो शेप होगा वो चेंजेबल नहीं होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, वो एक फिक्स एंड डेफिनेट शेप होगा। जैसे ये चौक है, ये एक सॉलिड है, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम फोर्स दें अगर उस पर, या जिसको हम क्या करें, डिफॉर्म करें, तो डिफॉर्म करने पे या उसका शेप चेंज करने पे, उस पर फोर्स लगाने पर अपना शेप चेंज नहीं करती है, उसको कहते हैं सॉलिड। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की, जो इनके एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। तो वो हमारे होते हैं स्ट्रांगली, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे जो सॉलिड के एटम्स के बीच में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और टाइटली हेल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्लोज रखते हैं एटम्स को, और टाइटली हेल्ड करते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि इनके बीच में स्पेसिंग नेग्लिजिबल होती है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, दबाने का गुण, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना फ्री स्पेस है, उसके मॉलिक्यूल कितनी दूर हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि गैसेस में होता है। उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स वीक अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल काफ़ी टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर ये क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे, तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब अगर इनके बीच में, एटम्स के बीच में स्पेस ही नहीं होगा खाली, तो ये कंप्रेस भी नहीं होंगे, यानी कि हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जिस शेप में ये होंगे उसी डेफिनेट शेप में ये रहेंगे फोर्स लगाने के बाद भी। तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इसमें हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। सॉलिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। और ये हाई इसलिए होते हैं क्योंकि सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो हर एक प्रॉपर्टी का जो रीज़न है वो लगभग हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी जो रीज़न आता है सॉलिड्स के लिए, वो आता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे उतना टाइटली बाइंड करेंगे किसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और उन बॉन्ड्स को तोड़ने में या उन फोर्सेज को तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या खर्च होगी, हीट खर्च होगी, या हमारी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है डेंसिटी। तो अगर हम सॉलिड्स की डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अगर हम सॉलिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इनके एटम्स काफ़ी क्लोज होते हैं। जब हम एक डेफिनेट वॉल्यूम में इसका क्या लेते हैं, मास लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, क्योंकि लिक्विड और गैस में ये जो एटम्स होते हैं लिक्विड और गैस के, वो काफ़ी क्या होते हैं, दूर होते हैं एक दूसरे से। तो उसमें जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि सॉलिड में यूनिट वॉल्यूम में जो हम मास लेते हैं एटम्स का वो काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ये हाईली डेंस मैटर की एक स्टेट है और इसका भी रीज़न है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा तभी ये टाइटली एक दूसरे के क्लोज बाइंड होंगे, और तभी इसमें यूनिट वॉल्यूम में एटम्स के नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे तो उनका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो थी सॉलिड की डेफिनेशन एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। तो सॉलिड जो होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विच हैविंग नो फॉर्म, जिसकी कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है, यानी कि इर्रेगुलर शेप के होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, यानी कि झूठे ठोस, जो ट्रू सॉलिड्स से डेविएशन शो करते हैं, यानी कि ट्रू सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं उनको ये शो नहीं करते हैं, उससे डेविएशन या चेंज शो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री थ्रू आउट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्री होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, रेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब होता है कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जैसे कि
ये क्या होंगे, काफी ऑर्डरली अरेंज होंगे, यानी कि एक फिक्स अरेंजमेंट में होंगे। तो इसलिए ये जो शेप बनाएंगे सॉलिड का, वो शेप एक डेफिनेट शेप होगा और साथ ही साथ इनका जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीन्स ये है कि अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, जैसे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो केवल थोड़ी दूरी तक ऑर्डरली अरेंज नहीं होंगे, बल्कि काफी लॉन्ग रेंज तक, यानी काफी दूर तक उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एकदम रेगुलर और ऑर्डर में होगा। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो एकदम रेगुलर, यानी कि क्या होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, परफेक्ट होती है। और अगर हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड की, तो दे डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट हो जाएगा कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। दैट मीन्स जो अमोर्फस सॉलिड होंगे वो इरेगुलर ज्योमेट्री के होंगे, उनकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, वो एक फिक्स अरेंजमेंट में नहीं होगी। या हम कह सकते हैं कि उनका अरेंजमेंट कुछ डिस्टेंस तक तो रेगुलर होगा, लेकिन उसके बाद कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इनकी जो ज्योमेट्री है इसमें क्या आ जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाएगी, यानी कि कुछ ही डिस्टेंस तक ये, कुछ ही शॉर्ट रेंज तक ही ये ऑर्डरली क्या होंगे, अरेंज होंगे, और इसके बाद इनमें क्या आ जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री परफेक्ट होने की बजाय इम्परफेक्ट हो जाती है। इसीलिए इनको एमोर्फस कहा गया है, क्योंकि इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर या इनडेफिनेट होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इनमें जो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कुछ डिस्टेंस तक तो रेगुलर हैं, लेकिन उसके बाद उसमें क्या आ जा रही है, इरेगुलरिटी आ जा रही है। तो इसी इरेगुलरिटी की वजह से इनकी जो होल ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर होती है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम किसी सॉलिड को ले लें, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो जस्ट 80 डिग्री पे ही क्या होगा, मेल्ट होगा, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो वो हो सकता है तो वो मे बी 80 से पहले ही मेल्ट हो जाए या 80 के बाद मेल्ट हो, तो इसीलिए उसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन यानी कि परफेक्ट सॉलिड की, तो एक प्योर क्रिस्टल की हम बात करेंगे। तो प्योर क्रिस्टल के लिए मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होगा। अगर वो 80 पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 80 पे ही क्या होगा, जस्ट मेल्ट होगा, उससे पहले या उसके बाद नहीं। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं हम कह सकते हैं कि वो बहुत शार्प यानी कि फिक्स होते हैं। एंड अमोर्फस सॉलिड के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते हैं, उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में होता है। एक रेंज मतलब एमोर्फस सॉलिड में आते हैं हमारे जैसे प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए। तो प्लास्टिक तो आप सभी ने देखा है, तो प्लास्टिक को अगर हम हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, वो एकदम सॉफ्ट यानी कि नरम पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, एंड एक हाई टेम्परेचर पे फाइनली वो क्या होता है, टोटल मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो उसकी जो मेल्टिंग है, तो उसकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो पहले से ही स्टार्ट हो जा रही है और स्टार्ट होते होते धीरे धीरे एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, या हम कहेंगे 20 से 80 डिग्री के बीच में, तो इसके बीच में वो मेल्टिंग शो करेगा। अब हम इसका थर्ड डिफरेंस देखते हैं, दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज्ड एपरेटस से कट करते हैं, जैसे कि चाकू से या किसी और तेज धारदार एपरेटस से हम किसी सॉलिड को अगर कट करते हैं तो वो हमेशा दो इक्वल हाल्फ्स में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और उनकी कटिंग की जो सरफेस होगी वो कभी भी रफ नहीं होगी बल्कि एक क्लीन सरफेस होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टल का। तो अगर मैं इसको क्लीव करूंगी
तो मैं इसको या तो ऐसे क्लिप करूंगी या ऐसे क्लिप करूंगी, तो जहां से भी मैं इसको क्लिप करूंगी तो हमें इक्वल अरेंजमेंट मिलेगा हर तरीके से, और हमें इक्वल हाल्स मिलेंगे इसको कट करने पे, यानी कि बराबर भाग मिलेंगे इसको काटने पे। और साथ ही साथ हम जैसे कट करेंगे एक प्लेन सरफेस मिलेगी इसको काटने पे, वो रफ नहीं होगी, यानी कि उसकी सरफेस कट करने पे बिल्कुल क्लीन या सपाट होगी, वो रफ सरफेस नहीं होगी। जबकि एमोर्फस सॉलिड को अगर हम कट करते हैं तो दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। तो जब हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो कभी भी, क्योंकि इनका कट करते हैं तो इनका अरेंजमेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये काफ़ी इरेगुलर है, तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ या ऐसे कट करूँ तो कभी भी हमें रेगुलर अरेंजमेंट या इक्वल अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा है, फिर कम है, तो इनका अरेंजमेंट ही यहाँ पे अगर रेगुलर नहीं है तो इसकी कटिंग करने पर भी हमें इक्वल पार्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। और जब हम इनको कट करेंगे तो इसका सरफेस कट करने पे कभी भी प्लेन या क्लीन नहीं होगा, बल्कि कहीं ऊंचा होगा और कहीं नीचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड को कभी भी दो इक्वल हाल्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको क्लीव नहीं किया जा सकता है दो बराबर भागों में। तो अब लेते हैं हम इसका पॉइंट नंबर 4। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसका, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एनाइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? तो एनाइसोट्रॉपिक मीन्स होता है कि अगर हम किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, इन प्रॉपर्टीज को लेते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम इनकी प्रॉपर्टीज को अगर देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अलग अलग डायरेक्शन में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, वो कभी भी सेम नहीं होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है, किसी सॉलिड के अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेते हैं, तो वो हर डायरेक्शन में क्या होगी? डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी। तो उसको कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा कि इनकी जो इन सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हम इनको डिफरेंट डायरेक्शन में लेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में भी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। तो ये था आइसोट्रॉपिक। अब हम लेते हैं 5th पॉइंट, दे आर रिजिड एंड ट्रू सॉलिड्स। तो ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और टाइटली हेल्ड करते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। तो इसके एटम और आयन इनको क्या करते हैं? काफ़ी टाइटली बाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनमें हार्डनेस आ जाती है, काफ़ी कठोरता आ जाती है, और इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन, क्योंकि ये सॉलिड्स जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, ये परफेक्ट ज्योमेट्री को शो करते हैं, और ये एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को शो करते हैं, एंड ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से रिजिडिटी को भी क्या करते हैं? शो करते हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं और इनको सूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे सूडो सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये नॉन रिजिड इसलिए है क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनके एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी तुलना में क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? वीक होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। तो थोड़ी बहुत इनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसीलिए ये सूडो सॉलिड है। सूडो मीन्स झूठे, क्योंकि ये परफेक्ट सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह सॉलिड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इनमें लिक्विड्स की तरह फ्लो होने की क्या पाई जाती है? प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से एमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड के साथ साथ सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं।
क्योंकि इनके एटम्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में गैप होता है और इनमें लिक्विड्स की तरह, द्रवों की तरह फ्लो करने की, बहने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, यानी कि फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब लास्ट में मैंने इसके एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या एग्जाम्पल हैं, तो NaCl, ZnS, जिंक सल्फाइड, शुगर एक्सेट्रा। तो NaCl आप सभी जानते हैं, शुगर आप सबने देखी है, तो उसके अगर आप एक पार्टिकल को उठा के देखें तो वो एक परफेक्ट क्यूब या क्यूबॉइड शेप होता है, यानी कि एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है। अगर हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो भी वो एक परफेक्ट स्मॉल क्यूब या क्यूबॉइड में ही क्या होगा, ब्रेक होगा, वो कभी भी इरेगुलरिटी शो नहीं करेगा अपने शेप में। तो ये थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो इसके एग्जाम्पल है ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। तो मैं आपको अगर सिंपली बताऊं तो ऐसे सॉलिड्स जिनको अगर हम हीट करते हैं और हीट करने पे जिनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, वो सारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ग्लास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है समझते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि ग्लास जो कांच है वो कभी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर के बल्कि क्या है, एक अक्रिस्टलीट ठोस है, यानी कि एमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि हम उसको हीट करके अलग अलग शेप्स में ढाल सकते हैं, उसके डिफरेंट एपरेटस हम बना सकते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि कांच के बहुत सारे बर्तन हमें दिखाई देते हैं या बहुत सारे शेप्स हमें दिखाई देते हैं डेकोरेटिव। ऐसे ही प्लास्टिक को भी हम मेल्ट करके डिफरेंट शेप में उसके अलग अलग टाइप के बर्तन बना सकते हैं। तो रबर के भी हम अलग अलग, तो रबर को भी जैसे हम टायर में, जूते के सोल में, तो बहुत सारी जगह पे हम उनको यूज कर सकते हैं अलग अलग शेप में। तो जो भी सॉलिड हीट करने पे अलग अलग शेप में ढाला जा सकता है उसको हम एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जबकि जो हमारे परफेक्ट सॉलिड होते हैं जिनकी ज्योमेट्री को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उन्हें ब्रेक भी कर लें तब भी वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होंगे, चाहे स्मॉल साइज के होंगे, तो उनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।